जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जीवन हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, किसी न किसी संघर्ष का सामना हमें करना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं जिसकी लाइफ में चुनौतियां ना हो, दुख ना हो, कठिनाई ना हो, रुकावटें ना हो। कुछ लोगों की आत्मकथा या उनके संघर्ष के बारे में जानकर पता चलता है कि सफलता मेहनत के बाद ही मिलती है। ऐसे लोगों की कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे में जब हम उन लोगों के संघर्ष को देखते हैं तो मन मजबूत हो जाता है। इसी कड़ी में आज हमारी ताकत बनने जा रहे हैं झारखंड के लोकायुक्त DN उपाध्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम। माटी के लाल के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ झारखंड के लोकायुक्त उपाध्याय सर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धन्यवाद सर, ये बताइए आपका जीवन काल कैसा रहा? मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ जी। मेरे पिताजी टाटा स्टील में साधारण कर्मचारी थे। हम लोग 5 भाई 1 बहन, जो उस समय टाटा स्टील के स्कूल चलते थे जमशेदपुर में, उसी विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। जी जी। और हाई स्कूल आर्यटा हाई स्कूल के नाम से काफ़ी विख्यात था उस समय, आज भी लोग जानते हैं जी। उसी विद्यालय से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद टाटा स्कूल बंद हो चुकी है। अब बंद हो गया, इसीलिए क्योंकि कंपनी अब सारे स्कूल्स बंद कर दी अपनी, तो वो आर्यटा स्कूल भी बंद हो गया। वहाँ इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो वहाँ से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद फिर वहीं के कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से ही अपना ग्रेजुएशन किया मैंने कॉमर्स में। उसके बाद वहाँ से ही लॉ कंप्लीट किया 1977 में जी। उसके बाद 1979 के जनवरी में मैंने अपना एनरोलमेंट कराया एज एन एडवोकेट जमशेदपुर बार में जी। उस समय सब डिविजनल कोर्ट हुआ करता था, जिला नहीं बना था। घर से आपको सपोर्ट मिला कि आप वकालत करने जाइए या इस फील्ड में जाइए? आप समझ सकते हैं कि एक साधारण कर्मचारी जो टाटा स्टील का होगा जी जी। और जिसके 6 बच्चे होंगे, तो सबको सारी सुविधा प्रदान करना शायद आर्थिक रूप से संभव नहीं था जी। बट उसी में हम लोगों ने अपना अपना उद्देश्य अपने से चुना और भाइयों ने अपना अपना चुना। हमारी शुरू से मंशा थी कि मैं टाटा स्टील की नौकरी नहीं करूँगा, ये मेरी शुरू से इच्छा थी। और इसीलिए मैंने टाटा स्टील की नौकरी करना उचित नहीं समझा, जबकि मुझे अवसर मिला था पिताजी के सर्विस में। जी जी। एक पुत्र को बहाली होती थी 25 वर्षों की सेवा के पश्चात। अच्छा, तो मैंने मतलब पिताजी के नाम पे एक पुत्र जा जा सकता है। हाँ, यदि उनकी सर्विस 25 साल हो गई जी, तो अपने एक पुत्र को भर्ती करवा सकते थे। जी। तो मैंने उसको इनकार किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा टाटा स्टील की। तो मुझसे जो छोटा भाई है उसको वो नौकरी दी गई। अच्छा। और हमारे बड़े भाई पहले से टाटा स्टील में थे ही, ओके। इसलिए मैंने नौकरी करना उचित नहीं समझा। अब भाग्य का कहाँ ले जाना था ये तो पता नहीं था उस समय। तो शुरुआत में इच्छा थी कि कोई उद्योग करूँगा, ये विचार मन में था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वकालत, चूँकि वकालत मैंने परीक्षा पास कर लिया था 1977 में ही, लेकिन मैंने अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट नहीं करवाया। 1-1.5 साल के बाद तब मुझे लगा कि नहीं, अब करना चाहिए और किसी उद्योग में नहीं कर पाने का कोई, चूँकि उद्योग करने की इच्छा थी परंतु उद्योग के लिए जो पूंजी चाहिए थी वो थी नहीं। जी जी जी। तो प्रयास काफ़ी मैंने किया, कुछ छोटा मोटा व्यापार किया भी 1-2 साल किया भी कोयले का 1-2 साल, परंतु वो उतना प्रभावी नहीं था। लेकिन पढ़ाई साथ साथ चल रही थी मेरी। दिन में वो कारोबार चलता था, उस समय रात में कॉलेज हुआ करता था, कॉमर्स का भी और लॉ का भी। तो नाइट कॉलेज से ही हम लोगों ने मैंने किया अपनी पढ़ाई की। उसके बाद फिर लगभग 1-1.5 साल लगा कि नहीं, इस काम में मुझे सफलता शायद नहीं मिलेगी। तब मैंने जनवरी 1979 में अधिवक्ता के रूप में अपने आप को निबंधित कराया, एनरोलमेंट करवाया। तो सर, जब आप वकालत की प्रैक्टिसिंग में थे तब आपको लगा कि आपका कोई आइडियल हो कि हमको इस पोजीशन पे जाना है, इसके जैसा बनना है? अधिवक्ता के रूप में भी बड़ा चैलेंजिंग रहा हमारा सफ़र, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में
पहले कोई अधिवक्ता था नहीं। अच्छा। इसलिए कोई संरक्षण या कोई सहायता या कोई दिशा निर्देश कहीं कोई संभावना थी नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी को कोई जानकारी थी नहीं। तो उस परिस्थिति में मैंने अधिवक्ता का व्यवसाय अपना आरंभ किया, लेकिन स्ट्रगल हमेशा से करता आया हूँ, मन में वही इच्छा थी। और वहाँ भी किसी तरह अपने काम से, अपने लगन से, अपने सिंसियरिटी से, अपनी ईमानदारी से कि किसी भी क्लाइंट को ठगा नहीं, तो धीरे धीरे रास्ता तय होता चला गया। और रास्ता तय होता चला गया और धीरे धीरे एक स्थान मेरा बन गया वहाँ पर जी। जिसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 12-13 साल के वकालत की अवधि के पश्चात मैं उस समय जिला बन चुका था जमशेदपुर जी। तो 1992 में मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी के रूप में इलेक्ट हुआ बार एसोसिएशन का, और तब तक लगातार जीतता रहा चुनाव जब तक मैं नौकरी में मेरी नियुक्ति नहीं हो गई एडिशनल सेशन जज के रूप में, और मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया। तो लगभग 6-7 वर्षों तक बार का प्रतिनिधित्व मैंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में किया। आपके कार्यकाल में सारे खुश थे? हमारे कार्यकाल के बारे में मैं क्या कहूँगा, ये तो वहाँ के अधिवक्ता बताएंगे, लेकिन सुनने में आता है कि उनके जब भी चर्चा होती है किसी जनरल सेक्रेटरी के बारे में, जब भी चुनाव आता है तो मेरी चर्चा शायद ज़रूर करते हैं वो लोग, इसलिए कि मेरे कार्यकाल में वहाँ बैठने की जो पुराना बहुत 1928-30 के जो बार बना था उसी में लोग बैठते थे, लेकिन संख्या 1990 में आप कल्पना कर सकते हैं कितनी हो गई थी। क्योंकि 1979 में जब मैंने बार ज्वाइन किया था तो उस समय संख्या वहाँ 230-35 के लगभग अधिवक्ताओं की थी जी। तो 1992 में वो संख्या बढ़ के करीब 1,500-2 हज़ार हो गई थी। 1,500 तो अब 1,500-2 हज़ार अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कितनी असुविधा हो रही थी। तो उसमें काफ़ी हाई कोर्ट से करस्पॉन्डेंस करने के बाद, कुछ हम लोगों ने आंदोलन करने के बाद, जो पुराना आंदोलन भी किया, आंदोलन मतलब कि ज़मीन के लिए, क्योंकि ज़मीन तो हमारा था नहीं। और उस समय हाई कोर्ट का ये ध्येय नहीं था कि अधिवक्ता भी न्यायालय के एक अंग है, इसलिए उनके बैठने की भी सुविधा दी जाए। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। तो 1992 के बाद पहले तो पुराने भवन को जो जर्जर स्थिति में था उसका जो भी रिपेयरिंग वगैरह था, मरम्मत करवाया गया। टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, महिला अधिवक्ता ज्वाइन करने लगी थी, महिला अधिवक्ताओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, तो वो सारी व्यवस्था पुराने भवन में करवाया। उसके बाद उसी भवन के ठीक सामने अगर जमशेदपुर आप कहीं जाएंगे, जो पुराना सिविल कोर्ट है और पुराना जो बार एसोसिएशन का भवन है, उसके ठीक सामने एक दूसरा भवन बना था, और वो भवन बिना किसी सहायता के हम लोगों ने तैयार किया था। और प्रत्येक रविवार को हम लोग व्यापारी वर्ग से सहायता मांगने के लिए जाते थे, और कैश में नहीं, हम लोग सिर्फ काइंड में सहायता लेते थे। किसी से गिट्टी लिया, किसी से बालू लिया, किसी से ईंटा लिया, किसी से सीमेंट लिया, इस तरीके से उस भवन का निर्माण कराया। और जिस समय मैंने पदभार ग्रहण किया था जनरल सेक्रेटरी का, उस समय बार का फंड मुश्किल से, जहाँ तक मुझे याद है, मात्र 1-1.25 लाख रुपया था, और उसमें हम लोग को एक 2 तल्ला भवन हम लोगों ने निर्माण करवाया। और बार के पैसे से सिर्फ हम लोगों ने तय किया था कि सिर्फ मजदूरी देंगे, बाकी सबका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो लोगों की सहायता से वो भवन तैयार। लोगों ने आपकी मदद भी की? मदद किया, लोगों ने मदद किया। वो कहते हैं ना कि अगर सुपात्र हो तो दान देने वालों की कमी नहीं है। ये दान देने वालों की कमी नहीं है। जैसे आम लोग बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वकील बहुत दौड़ाते हैं, तो ऐसा मान्यता क्यों, ऐसी धारणा क्यों हो गई है लोगों को उसके प्रति? की ऐसा है कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो एडवर्सियल सिस्टम है। दोनों पक्ष को सुनना है, दोनों पक्ष को समान अवसर प्रदान करना है। तो जो कानून व्यवस्था पहले से चली आ रही है, जो कानून हमारे यहाँ प्रभावी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या सिविल प्रोसीजर कोड में, तो उसके अनुरूप न्यायालय कार्य करती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय पर जो कार्यभार है, जो केसे का जो लंबित मुकदमे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसकी तुलना में न्यायिक पदाधिकारियों की या न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस कारण से होता है, कुछ अधिवक्ताओं का भी इसमें कह सकते हैं आप कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो सही मार्गदर्शन नहीं करते, जिसके कारण आम आदमी में धारणा जाती है कि नहीं, न्यायालय जाने से बड़ा परेशानी होता है। जबकि खुद न्यायालय का कहना है कि 100 मुजरिम छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है, अब तो काफ़ी प्रगति हुई है। अब ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ काम जब चलने लगा है, सब डिजिटलाइजेशन जब हो रहा है, रिकॉर्ड्स सब भी सारे उसी रूप में तैयार किए जा रहे हैं, फाइलिंग उसी रूप में हो रही है, रख रखाव भी जो केस रिकॉर्ड्स का है उस रूप में हो रहा है। तो अब वो स्थिति मेरी समझ से बहुत कम हो गई है, और पहले वाली स्थिति नहीं है। और लोगों को जानकारी नेट से भी मिल जाती है,
वो इंटरनेट पर भी जानकारी ले सकते हैं। पहले अधिवक्ता उनको, कुछ अधिवक्ताओं का ऐसा भी था कि गलत सलत डेट तारीख देकर उनको बुलाते थे, पैसा लेते थे। तो वो सब बातें अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं, अब सारा समाप्त हो चुकी है। और झारखंड में, विशेषकर झारखंड के संदर्भ में कहूँगा कि यहाँ लंबित मामले भी हैं, वो उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। अब तो जो फौजदारी के मुकदमे हैं, फौजदारी के मुकदमे साधारणतः जो न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा, जिनके द्वारा ट्रायल होना है, वैसे मुकदमे साल 2 साल में निपट जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है। जो सेशंस ट्रायल केसेस हैं, जो सीरियस ऑफेंसेस के हैं, तो उसमें भी अगर पुलिस समय पर आरोप पत्र समर्पित करती है तो वैसे मुकदमों में भी अब समय नहीं लगता है। अब तो उदाहरण है कि 3 महीने में ट्रायल हो गया, 6 महीने में ट्रायल हो गया। और उदाहरण आपके सामने है, रांची का ही है, जो बलात्कार की घटना हुई थी लॉ स्टूडेंट के साथ, उसमें कितने जल्दी निर्णय आया है। तो इस तरह से सभी लोग, अब न्यायाधीश भी काफ़ी उत्साहित हैं कि कितने कम समय में हम निर्णय दे दें। लेकिन सिर्फ न्यायाधीश के सोचने से ये काम तो नहीं चलेगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारी है, जो पुलिस है, उसके अंदर भी वही तत्परता आनी चाहिए। उनके अंदर भी ये बात आनी चाहिए कि नहीं, हम लोग तत्काल इसको अपना कार्य समाप्त करें, अनुसंधान समाप्त करें, जो भी साक्ष्य है संकलित करें समय पर, और हो सके तो साइंटिफिक ढंग से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी करें। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोग जानें कि सिर्फ इसके लिए कानूनी प्रक्रिया ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इसके लिए जो अनुसंधान है उसकी भी क्वालिटी, गुणवत्ता सुधरनी चाहिए और अनुसंधान गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आप जैसा बता रहे हैं कि गुणवत्ता सुधरनी होनी चाहिए और प्रखर रूप से आनी चाहिए सामने। इस पर मैं इतना कहूँगा कि बहुत दिनों से बात चली आ रही है जी, कि जो लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे वो पुलिस का विंग अलग हो जाए, और पुलिस में एक विंग ऐसा तैयार किया जाए जो सिर्फ जो आपराधिक कांड दर्ज होते हैं उनमें उसका अनुसंधान करे, और वो उसका अनुसंधान करे। तो ये अब तक हो नहीं पाया। उसका विभिन्न कारण सरकार देती है कि संख्या बल कम है, हमारे पास पुलिस की कमी है, इसकी कमी है, संसाधन की कमी है, वगैरह वगैरह। प्लस आजकल धीरे धीरे ये स्थिति हो रही है कि जो हमारी पुलिस भाई हैं, इनको अपनी ड्यूटी के अलावा बहुत सा अतिरिक्त जो कार्य करना पड़ रहा है। अब कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, कहीं कोई मीटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसमें अनावश्यक जो उन पर भार पड़ रहा है, उससे इसलिए उससे वो भी परेशान है जी। तो अनुसंधान की दिशा में, जैसे कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो साइंटिफिक अनुसंधान हो पाता है, लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में हालांकि सरकार की ओर से सुविधाएं दी गई थी, लेकिन शिक्षित नहीं होने के कारण जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है इस मामले में जितनी शिक्षा पुलिस महकमे में होनी चाहिए शायद नहीं हो पाया, और उसके दुगने रूप में अपराधियों ने जो आज के जो गजेट्स हैं जो उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो क्राइम सिनेरियो आज के डेट में चेंज हो गया है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो रहा है, डायरेक्ट एविडेंस आपको मिलेगा ही नहीं। अब अगर कोई अपराध होता है, किसी का किडनैपिंग होता है, तो पुलिस अगर चाहे कि हम ढूंढ ले डायरेक्ट उसको, तो पता नहीं चलेगा उसके पीछे कौन है, कहाँ से चला है, कौन कहाँ ले गया है, कहाँ रखा है। ये सारा खोजना तभी संभव होगा जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में पुलिस सक्षम हो, उनको भी उतना ज्ञान हो। अभी इतनी निपुणता नहीं आई है हमारे पास। निपुणता अभी नहीं आई है, लेकिन लगे हुए हैं लोग, सभी सरकारें लगी हुई है। झारखंड सरकार भी प्रयासरत है कि ऐसे निपुण उनको किया जाए पुलिस पदाधिकारी को। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, सरकार इससे सहमत है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आज जो क्राइम सिनेरियो है, तो ऐसे में कुछ ऐसे लोगों, एक अलग कोई यूनिट बनाना चाहिए साइबर क्राइम के मामले में, क्योंकि अब साइबर क्राइम हम लोग कहते हैं तो साइबर क्राइम से लोग समझते हैं कि सिर्फ आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया, आपके कार्ड को हैक कर लिया, फिशिंग हुआ, ये आदमी यही समझता है, यहीं तक सीमित है। यहीं तक बात रही नहीं। अब साइबर क्राइम अब मात्र यहीं तक नहीं रहा, साइबर क्राइम बहुत आगे तक बढ़ चुका है, उस पर बहुत चर्चा संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जो बाकी आपराधिक मुकदमे हो रहे हैं, जैसे मर्डर हो रहा है, तो मर्डर हायर क्रिमिनल से हो रहा है, तो उनके बीच में कुछ वार्तालाप होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में है। तो अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इन साक्ष्य को संकलित करने में सक्षम हो जाए, निपुण हो जाए, तो अपराधी भाग नहीं सकता है, क्योंकि उससे वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। बिल्कुल। तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे संरक्षित करना है और कैसे न्यायालय में प्रस्तुत करना है। क्योंकि अगर किडनैपिंग हो रहा है तो भी उसमें उसका यूज़ हो रहा है, आपसे रैंसम मांगा जा रहा है तो भी उसमें यूज़ हो रहा है।
अगर किसी की हत्या की जा रही है किसी के द्वारा सुपारी देकर, तो उसमें भी उसका वो उपयोग हो रहा है। तो अगर उस लिंक को हम ट्रेस कर लें और उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को संकलित कर लें और सुरक्षित कर लें और जिस तरीके से एविडेंस एक्ट कहता है उसके अनुरूप उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर दें, तो कोई अपराधी शायद नहीं बच पाएगा। क्योंकि कहा गया है द मैन मे लाई बट नॉट द डॉक्यूमेंट्स, नॉट द सर्कमस्टांसेस, ये कहा गया है। सर, लोकायुक्त है क्या? आप सरल भाषा में अगर समझाएं आम लोगों को। लोकायुक्त सरल भाषा में समझा जाए तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का एक ऐसा संस्थान जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की दिशा में कार्यरत है। अब उसको ऐसे कहा जाए कि अंग्रेजी में उसको स्टेट ऑम्बुड्समैन कहते हैं, हिंदी में हम लोग लोकायुक्त कहते हैं। तो जो राज्य का अभी विभिन्न राज्यों में जो लोकायुक्त अधिनियम लागू है, जो प्रभावी है, उसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूडेड है। लेकिन झारखंड और बंगाल में जहाँ तक जो मेरी जानकारी में है, यहाँ इस लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री उसमें नहीं जुड़े हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। परंतु लोकायुक्त अधिनियम झारखंड 2001 के अंतर्गत संतरी से लेकर मंत्री तक कार्रवाई हो सकती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके विरुद्ध कोई आरोप हमारे यहाँ फाइल होता है, दाखिल होता है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, उनके जो उनको सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए, तो वैसा शिकायत भी हमारे यहाँ आ रहा है। तो उसमें जैसे कि पहले वो उच्च न्यायालय में दाखिल करते थे वो लोग रिट पिटिशन, उसमें समय लगता था। हमारे यहाँ आवेदन दाखिल करने पर उनको 2-3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर उनका भुगतान हो जा रहा है। अब अगर कोई चाहे तो हाईकोर्ट में जाने से पहले आपके पास आवेदन दे सकता है? दे सकते। हमारे यहाँ जो विवादित उनका जो राशि होगी, जो विवादित होगी उस पर हम लोग निर्णय नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है, कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो विवादित छोड़कर जो उनका भुगतान, जो राशि उनको उनके अधिकार के मुताबिक भुगते है, वो राशि उनको नहीं मिल रही है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और उनको भुगतान होता है, ऐसा हमारे यहाँ प्रमाण है। सरकार से किस तरह से तालमेल आप बैठाते हैं? सरकार से हम लोगों का कोई सीधे कोई तालमेल की बात नहीं है। हमारे यहाँ से हमारे जो शिकायतें आती हैं, तो शिकायत की जांच के लिए या उस पर हम लोग संबंधित जिला के उपायुक्त को लिखते हैं जी, आप इसमें जांच कर प्रतिवेदन, प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करें जी। और जो आरोप लगता है, जिसमें आरोप की बात आती है, जैसे कि कहीं कोई सड़क बन रही है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें आरोप है कि लोग मिलके सब स्टैंडर्ड सामान यूज़ किया और पैसा मार लिया, खा गए, और या कहीं काम बिना करवाए पैसा निकाल लिया। जैसे कि आम रूप में समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि कुआं बना नहीं और पैसा निकल गया, तालाब मरम्मतीकरण हुआ नहीं और पैसा निकल गया। तो इस तरह के जो मामले आते हैं उसकी जांच हम लोग करवाते हैं। तो उसमें भी चूँकि वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जिला से संबंधित होते हैं, जिस विभाग का भी काम हो, चाहे कृषि विभाग का हो, चाहे जल संसाधन का कार्य हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग का हो, तो वो हम लोग सामान्यतः उपायुक्त को लिखते हैं कि वो जांच करवा कर भेजें। तो उसमें हमने जो अनुभव किया अपने कार्यकाल में कि कई बार ऐसा होता है कि उपायुक्त उस पर गंभीरता से नहीं लेते हैं उन आरोपों को, और जो गंभीरता जांच के क्रम के बारे में होनी चाहिए वो उस गंभीरता के साथ वो जांच नहीं करवाते हैं, बल्कि उसको रूटीन मैटर की तरह से भेज देते हैं जांच के लिए, फॉर्मेलिटीज। जैसे उन्होंने मान लीजिए किसी को दे दिया, किसी विभाग का है, किसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया, और उसने अपने किसी मादत को दे दिया जी, तो वो घूम फिर के बात वहीं आती है कि जिसके विरुद्ध आरोप है उसी विभाग का आदमी वही जांच करके भेज रहा है। तो हमारे यहाँ लोग विरोध करते हैं कि जिसके खिलाफ आरोप है उसी के विभाग को दे दिया जांच करने के लिए। जैसे कृषि विभाग है, कृषि विभाग किसी अधिकारी को दे दिया। ऑप्शनल तरीका तो होना चाहिए ना सर? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग को लगता है कि जांच, उसके बाद हम लोग सुनवाई करते हैं। अगर जांच में कोई जो आरोप लगाया गया है, जांच में अगर उसकी पुष्टि होती है प्रारंभिक रूप से, तो फिर हम लोग सुनवाई का कार्यक्रम करते हैं। ऐसा भी मैंने कहा है कई बार कि जो जांच पदाधिकारी हैं वो अगर दोषी पदाधिकारी को बचाने का प्रयास किया है और दिग्भ्रमित करने वाला कोई जांच प्रतिवेदन हमारे यहाँ समर्पित किया है, तो वैसी स्थिति में मैं उन्हें कहता हूं कि आपके विरुद्ध भी संज्ञान लिया जा सकता है, क्योंकि आप दोषी पदाधिकारी के साथ मिलकर उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपके खिलाफ संज्ञान लिया जाए। तो जब ये बात ऑर्डर में लिखता हूं, तो तब कई बार ऐसा हुआ है कि वो कहते हैं कि सर हमको एक मौका दिया जाए, हम इसमें जाँच सही करके भेजेंगे। तो दोबारा सही जाँच आ जाकर प्रेशर में आके काम करना पड़ता है। जाँच उसमें कई बार सही फिर आ जाता है,
और उसके बाद भी नहीं आता तो फिर हम लोग देखते हैं कि फिर दूसरे विभाग से या किसी दूसरे माध्यम से जांच करवाते हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई है, वैसे राज्य सरकार के द्वारा एसीबी है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हमारे यहाँ आवेदन कोई देता है कि फलाना लोक सेवक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उसके पास यहाँ पर ये मकान है, यहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ हैं उसकी, और वहाँ फ्लैट है कहीं कहीं, तो उसका विवरण हमारे यहाँ मिलने पर फिर हम लोग एसीबी को देते हैं, क्योंकि उसके जांच के लिए एसीबी ही उचित संस्था है सरकार के द्वारा। अब उसमें मैंने अपने कार्यभार संभालने के पश्चात, चूँकि हमारी अपनी एजेंसी कोई यहाँ नहीं है, जैसा कि कर्नाटक या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों कुछ राज्यों में है, तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से कहा था कि संभव हो तो आप एसीबी के कुछ पदाधिकारियों को, एक कम से कम एसपी रैंक के कुछ अफसर, कम से कम एक एसपी, एक डीआईजी और 2 डीएसपी, 3-4 इंस्पेक्टर, ये हमारे यहाँ आप हमारे ऑफिस से टैग कर दिए, लोकायुक्त ऑफिस से। उनका पेरेंट डिपार्टमेंट वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो वो वैसे मामलों का अनुसंधान करेंगे आय से अधिक संपत्ति के मामले में, पीसी एक्ट के मामले में, जो हम उनको निर्देशित करेंगे जी। और उसकी मॉनिटरिंग या सुपरविजन हम खुद करेंगे, लोकायुक्त कार्यालय करेगा। बाकी उनका जो प्रक्रिया है, जो सीआरपीसी के अंतर्गत उनको अधिकार है अनुसंधान का, वो अपना करेंगे। जो उनके सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होंगे उसको उसकी नियुक्ति लोकायुक्त करे या जो उनका विभाग कर दे, उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसका डे टू डे मॉनिटरिंग जो होगी, किस दिशा में अनुसंधान होगा, क्या क्या साक्ष्य संकलन करना है, जो साक्ष्य संकलन वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या अपने किसी पदाधिकारी को बचाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ लोकायुक्त के संज्ञान में तत्काल आएगा जी। यदि ऐसा हुआ होता तो, लेकिन सरकार ने कोई सहयोग किया नहीं, किसी पदाधिकारी को हमारे नियुक्ति की नहीं, और वही रोना कमी है अफसर की, कहाँ से देंगे। तो इस सरकार से उम्मीदें हैं कि जो कमी रह गई थी? ऐसी बात है कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे जो हैं युवा मुख्यमंत्री हैं जी, और झारखंड के लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तभी वो बने भी हैं। हाँ, और तभी वो बने हैं, और लोकप्रियता में भी उनका नाम देख रहे हैं कि अच्छे रैंकिंग में है। तो हमारी भी इच्छा है, हमारी क्या, लोकायुक्त कार्यालय की या जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी इस मुहिम में शामिल हैं, सबकी इच्छा है कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड राज्य बने जी। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, मैंने अपने ऑफिस को कहा है कि आप मुख्यमंत्री से समय लीजिए, ताकि मैं उनको अवगत करा सकूं कि हमारा कार्यालय क्या काम कर रहा है, क्या असुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं वो प्रदान कर सकते हैं। तो आशा है कि जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और इनका जो जोश खरोश देखने को मिल रहा है, जो ट्विटर पर संज्ञान ले लेते हैं जी, तो जब मैं उनके संज्ञान में यदि कोई बात लाऊंगा तो जरूर गंभीरता से लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो त्रुटियां हैं उसको निराकरण में जो यथासंभव सहयोग होगा निश्चित रूप से वो करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, आपके विश्वास पर ये जनता टिकी हुई है। तो आपने देखा कि सर ने हमें किस तरह के समझाया कि किस तरीके से लोकायुक्त का काम है, उनके क्या कार्यभार है, क्या कार्यक्षेत्र हैं और सरकार से क्या उम्मीदें हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।